केस में आपका शुरुआत में क्या है कि राजक्षमा का जो कारण है धातु क्षय है। धातु क्षय की वजह से राजक्षमा होता है, या पहले शोष होता है। शोष का मतलब होता है धातुएं क्षय किसी भी वजह से हुई, चाहे एक्सेस विवाह की वजह से हो रहा है, चाहे शोक की वजह से हो रहा है, चाहे जरा की वजह से हो रहा है, चाहे व्यायाम एक्सेस किया उसकी वजह से हो रहा है, और भी बहुत सारे वजह हैं। जैसे अधोगमन है, उस वजह से भी होता है। कभी व्रण ज़्यादा बन गया, मतलब जिसमें ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो गई, उस वजह से भी होता है। आगे अभी आप देखोगे सारे सारे हेतु मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि योग रत्नाकर ने इसके लिए एक डिफरेंट चैप्टर दे रखा है और उसकी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे रखा है, मतलब विशेष चिकित्सा विवरण के। अष्टांग संग्रहकार ने पृथक वर्णन नहीं दिया है। हमारे चरक जी ने निदान स्थान में तो शोष वर्ड यूज किया है, बट चिकित्सा स्थान में राजक्षमा वर्ड यूज किया। तो उनका मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि शोष को ही उन्होंने आगे मान लिया कि अगर ट्रीट नहीं किया तो राजक्षमा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और सुश्रुत जी ने शोष के 7 अलग हेतु बताए हैं, ये है। तो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से आप इन चीज़ों को याद रखना। उसी तरीके से जो हमारे माधव निदान वाले हैं, मतलब माधवकर जी हैं, तो माधवकर का तो पता ही है कि उन्होंने अग्निमांद का भी एक अलग चैप्टर बनाया था, तो उन्होंने शोष पर भी अलग से उल्लेख किया हुआ है और बढ़िया है। मतलब डिस्क्रिप्शन जो है तो सुन लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा, सॉरी। तो इसमें अष्टांग हृदय में देखो, अनेक रोगानुगतो बहुरोग पुरोगम राजक्षमा क्षय शोषो रोगाराडित्र च स्मृत। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अनेक रोगों का अनुगत होता है और उसके साथ बहुत सारे रोग चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों शब्द है, राजक्षमा, शोष है, राजक्षमा वर्ड है, क्षय है और शोष है, तो वहाँ से ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि तीनों का एक दूसरे का पर्याय माना गया है। तो तीनों का एक दूसरे का पर्याय कंसिडर कर सकते हैं, बट एक एक स्टेज है, समझ लो कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। ठीक। फिर हमारे सुश्रुत जी ने बहुत बढ़िया इसके हेतु दे रखे हैं, तो ये श्लोक प्लीज रटवा मार लेना। प्रसंगात गात्र संस्पर्शान निश्वासा स भोजनात् सह सयासनाश्चापि गंधमालन निपना कुष्ठम ज्वरश्च शोषस्य नेत्रास्यन्ते योच औपसर्गिक रोग संक्रामंति नरान्नर। तो जो औपसर्गिक रोग होते हैं, जो कंटेजियस डिसीजेज होती हैं, उसमें प्रसंगात मतलब साथ में उठने बैठने से, बॉडी टच होने से, साथ मतलब सांसें एक दूसरे से मतलब टच हो रही हैं, जैसे कोई सांस ले रहा बहुत करीब बैठ करके। जैसे मैं आपको इसी पर एक केस बताती हूँ कि मेरे फ्रेंड को खुद ही दिल्ली में रहता है, मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था, तो एक बार किसी ने बहुत बुरी तरीके से खांसी किया और उसके बाद उसको पता नहीं क्या फीलिंग हुआ कि मुझे हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, शायद इसको हो रखा है, और उसके बाद सच में उसको हो गया था। तो ये चीज़ें साथ में खाना खाने से, मैं इसलिए बता रही हूँ सारी वजह, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के मैं डॉट सेंटर में भी काम किया है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पेशेंट को बोला जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को, कि आप दूसरों के साथ खाना वाना नहीं खाएंगे, दूसरों से एक डिस्टेंस बनाकर बैठेंगे, और आप अपनी हाइजीन में पढ़े होंगे कि उनके बर्तन वर्तन भी अलग रखे जाते हैं। उनको बताया जाता है कि भाई अपना बर्तन को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, गर्म पानी से धोना है, ये सब सारी चीज़ें। आपके कपड़े जो हैं वो प्रॉपर धोने के बाद में डेटॉल के पानी से निकाल करके धूप में किए जाएंगे, सब सारी चीज़ें हैं। एक साथ बेड नहीं शेयर करना है, और जो भी चीज़ें उसने पहनी ओढ़ी उसके कपड़े नहीं हैं तो यहाँ पर गंधमाला, ये सब सारी चीज़ें हैं कि आप उसकी चीज़ें यूज़ नहीं करोगे। तो इस तरीके से देखो, हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले सुश्रुत जी ने उसी बता रहे हैं। कुष्ठ, कुष्ठ का मतलब जितनी स्किन डिसीजेज होती हैं, तो स्किन डिसीजेज का जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो उसको बताइए कि आप लोगों से डिस्टेंस रखिए। डिस्टेंस इस मामले में कि आपके जो कपड़े होने चाहिए बहुत नीट एंड क्लीन होने चाहिए। कभी भी ये काम नहीं करे कि आज का कपड़ा कल पहन रहे हैं, कपड़े हमेशा नीट एंड क्लीन रहे, हमेशा धुले हों, सनलाइट में सूखे हुए हों, आयरन किए हुए हों, इतना तक मैं बोलती हूँ। यहाँ तक कि साथ में गायनी में जो इन्फेक्शंस वगैरह की डिसीज आते हैं, पीआईडी वगैरह, पीआईडी वालों को भी ये चीज़ आपको बोलना है कि दिन में 2 बार अंडर गारमेंट्स चेंज होने चाहिए, प्योर कॉटन के पहनोगे, और कोशिश करिए कि कपड़े भी जो आपके हैं वो भी आपके कॉटन के ही पहनिए, एयरी हो, इन सब सारी चीज़ों का। तो वहाँ पर भी बताती हूँ मैं, इसी वजह से आपको बता रही हूँ कि आपको बहुत सारी जगहों से ये सब हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो कुष्ठ में हमारे सुश्रुत जी ने साफ बोल दिया। फीवर के केस में भी ये चीज़ करना चाहिए। मैंने देखा है, नॉर्मली ऐसे लोग नहीं समझते, बट देखा हुआ है, मेरी खुद ही रूम पार्टनर थी, उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम थी, शायद बेसोफिल नहीं थी उसके अंदर, उसकी जो ब्लड रिपोर्ट सीबीसी की आती थी। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब कभी मुझे फीवर होता था कॉलेज टाइम में, तो 2-3 दिन बाद मैडम को भी हो जाता था। तो उस चक्कर में मुझे क्या करना पड़ता था, जब मैं 2nd ईयर और 3rd ईयर में थी, बिकॉज शी वॉज माई रूम पार्टनर, तो मुझे तुरंत अपने घर भागना पड़ता था। फीवर की कंडीशन में मैं हॉस्टल में फिर नहीं रह सकती थी, तो उसको फीवर ऑटोमेटिकली हो जाता था।
फिर शोष के साथ तो होता ही होता है। नेत्राभिसंध आई डिसीजेज में आप देखते हो, आप सामने वाले को बोलते हो कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना नीटनेस क्लीननेस का, हैंकी नहीं यूज़ करना। आई ड्रॉप के केस में आपको पता है कि जो एक वही आई ड्रॉप सेम कंपनी सेम, मतलब मान लो आई है, दूसरा बंदे को चाहिए तो दूसरा ड्रॉपर लेगा, दूसरी मतलब शीशी बोतल यूज़ होगी, वही जो है बॉटल नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ससुर जी ने इतने साल पहले बता दिया कि कंटेजियस डिसीज़ इन सारी वजहों से फैलती है कि आपको मतलब कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही स्पेसिफिक हमारा साइंस है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ दे रखा है। उसके अलावा एक श्लोक और अच्छे से दे रखा है, दैट इज बेगावरोध, मतलब बेगों का अवरोध करेंगे। जैसे मैंने आप लोग को शुरू से बताया कि बेगों का अवरोध करने की वजह से सारे दोषों का प्रकोप होता है। क्षय अगर हो जा रहा है, साहस का मतलब एक्सेस वर्क करो, बॉडी की क्षमता से ऊपर अगर आप फिजिकल वर्क करो या बॉडी की क्षमता के ऊपर से मेंटल वर्क किया। और विषमासनात्, अगर आप विषम जो है आपका भोजन का तरीका है, तो इससे त्रिदोषों का कुपित हो जाते हैं। बताया नहीं था कि सारे दोष को कुपित करने के लिए सारी चीज़ें काफ़ी हैं, और इससे फिर यक्ष्मा नामक रोग हो जाता है। तो ये हमारे माधव निदान जी ने कहा है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर हेतु में आता है तो बहुत बढ़िया से लिख सकते हो कि बेगावरोध क्षयाच साहसत विस्मरण। तो बेगों का अवरोध करना, क्षय होना किसी भी वजह से, चाहे अनुलोम क्षय हो चाहे प्रतिलोम क्षय हो, बहुत ज़्यादा साहस करना, साहस का मतलब होता है कि आपकी क्षमता से ऊपर कार्यक्रम करना, और विषमासन की वजह से त्रिदोष कुपित हो जाते हैं और उसकी वजह से राजक्षमा की उत्पत्ति होती है। माधव निदान जी ने दी है में दिया रखा है, तो बहुत बढ़िया डेफिनेशन दे रखी है। और ये मैंने अग्निमांद वाला कंसेप्ट बता दिया है कि जैसे अग्निमांद की वजह से अजीर्ण और ग्रहणी होते हैं, ठीक है, उसके बगर भी हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि अभी मैंने बताया था कि पंचकर्म किया, उसके बाद में उल्टा पुल्टा संसर्जन कर्म नहीं फॉलो किया तो भी ग्रहणी हो सकता है। आपने वहां पर भी पढ़ा था कि अगर अतिसार हुआ, अतिसार के बाद आपने अपने खान पान का लिहाज नहीं रखा, मतलब सही तरीके से नहीं खाया पिया, तो भी आपको ग्रहणी रोग हो सकता है। तो ऐसे हमारे राजक्षमा जी भी हैं, इन सारी वजहों से भी हो सकते हैं, और एक प्रतिलोम क्षय वाला कंसेप्ट है वहां से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में रेफरेंस है। रेफरेंस तो सबको पता ही है कि मतलब क्योंकि बताया कि सुश्रुत में भी है, लेकिन सुश्रुत में उत्तर तंत्र में 41 चैप्टर है, चरक में निदान 6 है, चरक चिकित्सा 9 है, फिर अष्टांग हृदय में शोष प्रतिषेध प्रकरण है, मानव निदान में राजक्षमा क्षतक्षीण निदानम चैप्टर का नाम है, तो क्षतक्षीण और राजक्षमा एक साथ डाला हुआ है। योग रत्नाकर ने राजक्षमा निदान अध्याय डाला है और राजक्षमा चिकित्सा अध्याय, निदान इधर पड़ा होगा उधर पड़ा होगा, मतलब चिकित्सा स्थान अलग से। तो मेरे पास दो बुक है, लेकिन योग रत्नाकर मैंने कुछ कुछ चीज़ों में पढ़ा है, या गायनी उन्हीं केस में मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो कभी रेफरेंस अगर एक पर्टिकुलर आपके काय चिकित्सा के हिसाब से तो इतना ही पढ़ लो, पीजी उजी में अगर काय चिकित्सा से पीजी कर रहा है फिर अच्छे से और पढ़ लेना। ठीक है, फिर इनके जो 7 हेतु दे रखे थे जो मैं बार बार कर रही थी, अत्यधिक विवाह है, फिर अत्यधिक शोक है, वृद्धावस्था है, अति व्यायाम है, अति अधोगमन है। हमारे सुश्रुत जी ने उपवास को अलग से माना है, तो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से पूछा जा सकता है, या कभी 2-4 दे रखा है, मतलब 2-3 फिर हेतु अलग अलग से दे रखा है, या ऑप्शन में आपके दे रखे हैं और उससे पूछता ऑल ऑफ द या क्या, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से याद रहेगा, तभी ये चीज़ें कर पाओगे। फिर व्रण है, फिर उरहच्छत है। कई सारी वजहें होती हैं, मान लो सीधे सीधे आपके चेस्ट रीजन में चोट ही लग गई तो उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, कई बार इंजरी वगैरह जो होती है, एक्सटर्नल इंजरी दिखती नहीं है, मतलब इंटरनल इंजरी के फॉर्मेट में चली जाती है, तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या कुछ लोग बहुत भूखे रहते हैं, पहले गरीब लोगों का आपको पता है कि राजक्षमा है, या शोष बहुत ज़्यादा, शोष खास करके गरीब लोगों को बहुत होता था, बेचारे खा ही नहीं पा रहे, कुपोषण हो रहा है, तो माल न्यूट्रिशन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। और कुछ कुछ कृमि रोग होते हैं, कृमि में आपको पता है कि जो खाना हम खाएंगे वो खाना तो भाई कृमि जी के काम आ जाएगा, तो हमारा बॉडी तो स्टारवेशन में रह जाएगा। जैसे गाय उसमें होता है, प्रेगनेंसी में होता है कि एक भाई अंदर बेबी आया है तो बेबी को नरिशमेंट चाहिए, तो हम लोग ये बोलते थे कि लेडीज़ को समझाते हो गायनी में कि भाई आपके जो भी खाया आपने, अगर मान लो पूरा न्यूट्रिशियस डाइट वगैरह नहीं ले रहे, तो उसमें से जितना न्यूट्रिशन चाहिए बेबी को, बेबी तो ले लेगा। फिर आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, लेडीज़ को बैकएक वगैरह होने की प्रॉब्लम होती है, या बोन्स की कुछ और प्रॉब्लम होने की कोशिश होती है, मतलब होती है, क्यों होती है कि बेबी को जितना चाहिए था बेबी ने अपनी तरफ से ले लिया, उसके बाद अगर आप नहीं अपना एक्स्ट्रा लिए हो
जैसे आजकल तो आयरन कैल्शियम वगैरह सारी दी जाती है हमारे मॉडर्न की बात बता रही हूँ। आयुर्वेद में आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ बढ़िया से दे सकते हो। दीपन पाचन अनुलोमन अच्छे से रखो, अनुलोमन में मृदिका वगैरह मतलब द्राक्षा वगैरह इस तरह की चीज़ें चला करके अच्छे से रख सकते हैं। और दीपन पाचन द्रव्य भी सेलेक्ट कर सकते हैं प्रकृति के हिसाब से। प्रेगनेंसी में सेफर साइड में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दे करके आप उनका पाचन ठीक रख सकते हो। लघु आहार दे सकते हो, मंड कल्पनाएँ हैं। अभी मैं यूट्यूब पर इतने सारे रोज़ वीडियो कुछ न कुछ डाल ही रही हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि आप लोग देखो और अपना दीपन पाचन वगैरह कोशिश करते हो पेशेंट के लिए। तो देखो आपके पास में दिमाग में एक बड़ी अच्छी से पहले थॉट होती है ना, तो ही आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर पाते हो। जैसे हम लोग क्या बोलते थे, पेशेंट को मंड कल्पना बता दिया देने को। अब मंड कल्पना क्या है कि ठीक है हल्की है, लेकिन मंड कल्पना में अगर हमने शुंठी डाल दिया, मतलब वही है चावल का माड़ सिंपली बनाया हुआ है, पानी निकाला हुआ है। जब पेशेंट ज़्यादा कमज़ोर है तो बहुत पतला पानी लिया और उसमें हमने शुंठी डाल दिया और सेंधव डाल दिया और गरम गरम पेशेंट को सिप सिप करके आधी कटोरी या एक कटोरी जैसे उसकी पाचन क्षमता उस वक्त हो, भूख हो, उस हिसाब से दे दिया। तो वो उत्कृष्ट दीपन पाचन है। मैंने क्यों शेयर किया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हम लोग बता देते हैं मंड कल्पना लेना, तो ये याद नहीं रहता कि शुंठी बताना है। ठीक है, तो हालांकि उसमें काली मिर्च भी डालकर आप दे सकते हैं। काली मिर्च से उसको हॉट एंड सोर वाला फ्लेवर आता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, आप ये देख लो कौन सी चीज़ आप देना चाहते हो। शुंठी के साथ एक बड़ी अच्छी बात है कि शुंठी जी का पर्याय है विश्व भेषज। तो दिमाग में रखो भाई, विश्व भेषज है तो हर जगह काम करेंगी। तो बहुत सारे योग मैं डाल रही हूँ शारंगधर से और मैं देख रही हूँ सब जगह घुसी हुई है शुंठी। ठीक है, तो आप लोग भी उन सारे चीज़ों को सुनिए और अपने दिमाग में उसको रखिए। और जब प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। जब बार बार सुने रहोगे ना तब याद रहेगा, वरना जब पेशेंट आ जाएगा सोचोगे दीपन पाचन कौन सा दूं, या फिर क्या होगा, अच्छा इस बीमारी में तो ये दवा देते हैं। आयुर्वेद में ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता, इस बीमारी में दवा देते हैं। आयुर्वेद में वो जो व्याधि प्रतिनिक करना है वो बाद में करोगे, पहले अग्नि को ठीक करोगे। तो अग्नि को ठीक करने का मतलब दीपन पाचन अनुलोमन करना ही करना पड़ेगा। लंघन भी मैंने आप लोग को बताया है, ये जीआईटी की डिसीजेज इसीलिए पहले थी। ठीक है, और उसके अलावा मधुमेह वगैरह में आप लोग खुद ही देखते हो कि डायबिटीज़ के केस में कई बार होता है ना, पेशेंट बाद में बिल्कुल बिल्कुल जीर्ण शीर्ण सा हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर सा हो जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के साथ में। वुफिंग कफ वगैरह के पेशेंट्स मैंने देखे नहीं हैं, मिजल्स वगैरह के। और मलेरिया को तो हाँ देखा है कि मलेरिया के बाद में कई सारे लोग को वाकई बहुत वीकनेस आती है। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक दिन नींबू गर्म कर लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च और सेंधा नमक डाल करके चाटन करने को पेशेंट देते हो, तो वहाँ पर भी कई बार आया रहता है। तो आप वहाँ पर लघु सुपाच्य आहार देंगे तो पेशेंट धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगा। दवा के अलावा आपको टाइम इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर संप्राप्ति की हम बात करें तो संप्राप्ति में देखो, ये कहाँ चले गए, संप्राप्ति की अगर हम बात करें तो संप्राप्ति में बड़ा अच्छा सा है कि अति व्यायाम किया, चाहे शोक हुआ, चाहे वार्धक्य मतलब एजिंग प्रोसेस हुआ, चाहे अति व्यायाम किया, चाहे अति अधोगमन मतलब बहुत ज़्यादा पैदल चले, चाहे व्रण बन गया हमारे शरीर में, चाहे उरक्षत हुआ, इन सारे हेतुओं की वजह से धातु क्षय होगा। और ये सारे क्षय में अति व्यायाम को छोड़ करके सारा आपका अनुलोम क्षय है, क्योंकि अति व्यायाम का मतलब होता है शुक्र धातु का क्षरण हुआ। तो शुक्र का धातु का क्षरण होगा तो क्या करेगा, शुक्र पीछे से अपने और धातुओं का क्षय करता जाएगा। तो उल्टा चलेगा, अस्थि मज्जा तो शुक्र, मज्जा फिर अस्थि, फिर मेद, फिर मांस, फिर रक्त, फिर रस, ऐसा चलेगा। उस तरीके से लॉस होते होते लास्ट में आ जाएगा। तो वो आपका जो होगा वो प्रतिलोम क्षय होगा, जो शुक्र वाला या अति व्यवाय वाला। और ये सारे रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र के स्टाइल में जो क्षय हो रहा है वो आपका अनुलोम क्षय हुआ, सॉरी, और जो शुक्र के हिसाब से हुआ वो प्रतिलोम क्षय हुआ। क्योंकि जैसे नंबरिंग थी कि 1 to 7 धातुएं थी कि रस से रक्त हुआ, रक्त से मांस बना, तो ये आपका अनुलोम सिस्टम हुआ, तो इसलिए क्षय भी अनुलोम होगा। और उल्टा चले आपने रिवर्स मतलब लास्ट वाली धातु सप्तम धातु से चले शुक्र से, तो आपका प्रतिलोम क्षय हुआ। तो कि कई बार इस पर शॉर्ट नोट्स पे लिखने आते हैं, कंसेप्ट क्लियर रखो, बहुत ईजी होता है लिखना, एटलीस्ट यूजी लेवल पर जितना मैं समझती हूँ। थोड़े बहुत रट्टा मारे रहो इस लोगों को, अगर उनको लिख लेते हो तो बहुत अच्छा सा होता है। कंसेप्ट्स क्लियर रखो, लिख लोगे आराम से। तो इन सारी वजहों से अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय को मिला करके शोष हो गया। तो शोष की वजह से दौर्बल्य वगैरह लक्षण आ जाएंगे, जो जैसे मैंने बताया कि इंसान तो बहुत कृशकाय हो जाएगा और साथ में उसके रोगों से लड़ने की क्षमता चली जाएगी। तो इन सारी वजहें जब हो जाएंगी बॉडी में तो राजस्वा होने की संभावना हो जाएगी कि भाई अगर मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी नहीं है। तो एड्स में भी आपने देखा है कि एड्स के केस में क्या होता है, इंसान अगर बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसकी इम्यूनिटी जीरो हो जाती है तो फिर उसी को एड्स बोलते हैं कि हेल्पर टी सेल्स वगैरह सब गायब हो गई, बॉडी में कुछ काम ही नहीं कर रही हैं। तो वहाँ पर सिंपली है कि
आसपास कोई फीवर का पेशेंट है, उससे फीवर कैच कर लिया कभी, या फीवर हो गया तो वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, लूज मोशन हो गया तो लूज मोशन जाने का नाम नहीं लेगा, मतलब इंसान जाएगा तो उसके साथ ही वो बीमारी जाएगी। तो एड्स के केस में आप सीधे बोलते हैं कि इम्यूनि कॉम्प्रोमाइज्ड है, बहुत ही ज़्यादा इम्यून सिस्टम जा चुका है। तो राजक्षमा भी पुराने ज़माने में अगर सोचो, आज की डेट में तो काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, मेडिकल सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो गया तब जा करके हो पाया है। अदरवाइज़ पहले राजक्षमा से लोगों की डेथ भी होती थी, बहुत पहले, आज से 50-60 साल पहले का देखेंगे ना, 70 साल पहले का कल्चर, तो उसमें इस तरीके से। तो यहाँ पर शोष जो है आपका ख्याल क्या रखना है कि शोष जो है दो वात प्रधान दोष है, और हमारे राजक्षमा जी थे वो त्रिदोष वाले थे। ये सब चीज़ें कुछ कुछ याद रखेंगे। अनुलोम क्षय वाला क्या है, रसादि अनुलोम क्रमात्म धातुएं, और शुक्र वाला शुक्र क्षय जन प्रतिलोम क्रम संयुक्त धातुएं, और अधिष्ठान सर्व शरीर है। अब कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ आचार्यों ने बिल्कुल अलग बोला है कि अति कोई भी एक वजह से क्या किस पर्टिकुलर धातु का लॉस होगा। अब जैसे अति व्यवाय हुआ तो उसकी वजह से शुक्र धातु का क्षय होगा, तो पक्का सी बात है हम यहाँ ये सोच सकते हैं कि हम इसमें शुक्रवर्धक द्रव्य दे सकते हैं। अति शोक किसी ने किया तो अति शोक में आप ये समझ लो मज्जा धातु का क्षय होता है। हमारी मज्जा आंखों में होती है, इसीलिए जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, मतलब बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, उनको आइज़ की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और हमारा जो ब्रेन है वहाँ पर भी मज्जा ही मेन पड़ी हुई है ना, तो उनका ब्रेन कमज़ोर हो जाता है। देखें ना, कहा गया है कि जो इंसान बहुत चिंतित रहता है उसका दिमाग काम नहीं करता। तो आप देखो हमारे शास्त्र में सब पहले से दे रखा है, वार्धक्य की वजह से जब बुढ़ापा आता है तो अस्थि धातु का पूरा पूरा क्षय हो जाता है, पता ही, हड्डियां कमजोर सी हो जाती हैं, वात उसमें बढ़ जाता है, सारी चीज़ें। और अति व्यायाम करने की वजह से मेदो धातु का क्षय होता है। तो हम इसी को पॉजिटिव पार्ट में ये लेते हैं कि कोई बहुत ओबेसिटी का पेशेंट है तो बोलते हैं भाई व्यायाम करो, है ना, तो उसको आप चिकित्सा के पर्पज से भी चीज़ों को यूज़ कर लेते हो। फिर इसी तरीके से आप देखो, अगर अति अधोगमन किया जाता है तो अति अधोगमन से मांस धातु का क्षय होता है। इसी वजह से जिनके अंदर मांस ज़्यादा रहता है आप उनको बोलते हो थोड़ा पैदल चला करिए, सुबह शाम की वॉक करिए, एटलीस्ट 45 मिनट का वॉक करिए। तो पर मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, मैं सीधे बोलती हूँ आपकी जितनी क्षमता है आप उसको कई डिवाइडेड डोज में, 45 मिनट अगर हमें चलना है मान लो दिन भर में, तो हम डिवाइडेड डोज में भी चल सकते हैं। हम शुरुआत फर्स्ट डे से ही नहीं करेंगे 45 मिनट की, पेशेंट नेक्स्ट डे आकर कह रहा है कि मेरे तो काफ मसल्स में पेन हो रहा है, तो उसको बोलो भाई 5 मिनट सुबह कर, 5 मिनट शाम को कर लो, 5 मिनट दोपहर में कर लो जब खाली होते हो, मतलब, और खाली पेट का शर्त रखो, मतलब खाना खाने के बाद नहीं, क्योंकि खाना खाने के बाद प्राइमरी ड्यूटी आपके बॉडी की है फूड को डाइजेस्ट करना। तो जब डाइजेशन वर्क चल रहा है तब हम कोई भी मेहनत का काम नहीं करते, हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें हमारी ऊर्जा दूसरी जगह लगे। हमारी ऊर्जा का काम पहला है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है उसका पहला काम है डाइजेशन। तो पहले पाचन क्रिया हो जाए, पाचन क्रिया के बाद ही हम किसी और काम में लगाएंगे बॉडी को, ये बात याद रखिएगा। एलोपैथिक माइंडसेट से मत बताइएगा खाना खाकर आधे घंटे टहल लो, तो फिर क्या होगा, बहुत दिन बाद आपका पेशेंट आएगा और होगा कि पेट की गड़बड़ी आ चुकी है। ठीक है, साथ में और बताइए कि वॉक करते वक्त कैसे रहना है, कि बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत कूल माइंड से, बहुत रिलैक्स माइंड से, बहुत पॉजिटिविटी के साथ वॉक करना है। अब वॉक कर रहे हो, तुम किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो साथ में, मतलब किसी और के साथ में वॉक कर रहे हो और बैठकर उससे नेगेटिव बातें कर रहे हो या कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, तो उस वॉक का आपकी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हर चीज़ का इफ़ एंड बट या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सारा आपके पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी होता है, वो बताइए। कभी उसमें मत सोचिए कि हम पेशेंट को बता रहे हैं तो हमारा टाइम किल हो रहा है। आप जब बताओगे तभी सामने वाले को समझ में भी आता है, पहली बात है, और सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, फिर व्रण से क्या होता है, वो हमारे रक्त धातु का क्षय होता है, और सिंपल सी बात है। और उपवास जो लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा उपवास जो लोग रहते हैं, तो उनके अंदर रस धातु का क्षय होता है। तो इस तरह के क्या पेशेंट्स जो आएंगे बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उनको देखोगे ना पैल्पिटेशंस होगा, रस धातु के क्षय में अगर आपको याद होता है कि ऊंची आवाज़ नहीं सहन हो पाती है, इस तरह की परेशानियाँ होती हैं, तो रस धातु का क्षय होता है। तो रस धातु की वृद्धि किन किन चीज़ों से हो सकती है, तो रस धातु की पक्का सी बात है रस है सबसे पहले। तो लिक्विड डाइट वगैरह तुरंत दे दोगे तो तुरंत उससे रिकवरी आती है, बट लॉन्ग टर्म में जरूर देखना चाहिए ऐसे लोग को हार्ट की डिसीज होने के, क्योंकि हमारी जो हृदय और 10 धमनियाँ थी वही हमारे रस धातु में भी काम करती हैं। तो रस व स्रोतस की दृष्टि जो हमारे हृदय मतलब कार्डियक डिसीजेज जो होती है ना, वहाँ पर आमवात 2 डिसीज में बहुत मायने रखता है रस धातु आपका। एक तो आमवात में रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसको सोकल्ड आप लोग कह लेते हो, और एक हमारा कार्डियक डिसीजेज, तो वहाँ पर रस व
जो है स्रोतस आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो पाचन लंघन पाचन उल्लोमन कराइए या रसजराम दोषाणाम विकारणम प्रणमम औषधम लंघनम है। तो रसज व्याधियों का पहला चिकित्सा जो मेन है वो लंघन कराना है। अब लंघन कराना है, लेकिन लंघन का मतलब ये नहीं होता वो तो उपवास करके आए, तो उसको लघु आहार देना है, एक प्रॉपर संसर्जन कर्म वाला टाइप का सिस्टम उसको लगा करके दीजिए, मतलब उसका पोषण कराइए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी बीमारी संतर्पण से हुई, अब तर्पण से हुई, इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा सोचना है, ठीक है। और मनोभाव पर तो बहुत पक्का सा ध्यान देना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी हो चुकी हैं। उसके बाद में ये है व्यवाय शोष है। तो व्यवाय शोष में क्या होगा भाई, व्यवाय किया है तो शुक्र धातु वाला काम था, सप्तम धातु थी, तो जहाँ से निकला है ऑब्वियस सी बात है उन सारे रीजन में पेन वगैरह होगा, क्योंकि एक्सेस निकल गया तो यूरेथ्रा है चाहे स्क्रोटम उन सब में पेन रहेगा। उसकी जो फर्टाइल क्या करें सेक्सुअल पावर जो है उस पावर में कमी आ जाएगी, या जो सीमेन का डिस्चार्ज है वो देर से होगा, और प्रसेक में रक्त सहित आ सकता है, उसमें ब्लड भी आ सकता है। और इस तरह के पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनके साथ खास करके ओल्ड एज में इस तरह के पेशेंट रहे क्या, जैसे हमारे यहाँ चरक में तो बोला गया ना मैथुन का जो समय है काल है कि कब तक सेवन करना चाहिए, 16 से 70 साल चरक जी ने साफ साफ बोला है। लेकिन 16 से 70 जो चरक जी ने बोला है वो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब बच्चों को वो चीज़ है। वहीं पर मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि जब तक हम पढ़ते हैं तो हमारा ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन रहता है तो हमारी जो धातुएं हैं उनका पोषण अच्छे से हो चुका होता है। वहाँ पर तो भाई वो सबके लिए लिख रहे थे यूनिवर्सल, तो उन्होंने लिखा है तो ये सिस्टम के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात है कि अगर वृद्धावस्था में मतलब कि सर्टेन एज के बाद 40 के बाद कर रहे हैं तो वहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि रसायन औषधियों का सेवन करेंगे, उनका पूरा जो बॉडी है उनकी हेल्थ जो है वो सही होना चाहिए। अब बॉडी के अंदर जान नहीं है और इस तरह के मतलब फालतू काम कर रहे हैं तो आता है। तो ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं जो बोलते हैं कि मुझे उस वक्त पेन होता है या उसके बाद पेन होता है, तो ये बेवाय वाले चीज़ों में आएगा, तो उस तरह की चीज़ें भी लिख सकते हैं। मतलब आप पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हो तो ना पूछिए सारी वजह और उस हिसाब से उसको मेडिसिन दीजिए और उस हिसाब से उसको निदान परिवर्जन बताइए। फिर शोकजन है जो हमेशा इंसान दुखी रहता है। मैंने पहले ही बात किया कि जो वहाँ पर बोला गया कि मज्जा धातु दुष्टि होती है, हमारी आंखों में मज्जा बहुत ज़्यादा है, मतलब वो कंट्रीब्यूशन है, तो आइज़ की उनको प्रॉब्लम रहेगी, सर दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होता रहेगा क्योंकि मज्जा हमारे सर में भी है, सिर में है, तो ये सारी चीज़ें तो ये उसमें है कि। और साथ में जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, आपको पता है कि उनके डाइजेस्टिव जूसेज जो है, हार्मोन्स हैं, कोई भी चीज़ें प्रॉपरली सिक्रीट ही नहीं होते हैं, तो जब प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होगा तो उनको पाचन विकृति पाई जाती है, ठीक है। और अजीब टाइप का एक चेहरे पर विषाद होता है, चेहरा ही देखकर पता चलता है पता नहीं कहाँ कितना खोए रहते हैं। मेरे पास खुद एक पेशेंट है, सो मैं आपको बता रही हूँ अच्छी तरीके से। और एनेमिक हो जाएंगे, तो जैसे मेरे पेशेंट है उनको तो लीवर सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम है, एचबी हमेशा उनका कम रहता है, प्लेटलेट काउंट कम रहता है, पर एलोपैथिक माइंडसेट से चलते रहते हैं। तो हमने कहा चलो, क्योंकि एलोपैथी वाले क्या कहते हैं कि भाई लीवर सिस्ट को ट्रीटमेंट की कोई लोड नहीं होती है, चाहे वो जितनी बड़ी साइज हो जाती है उनको कोई मतलब ही नहीं होती है। और हमारे यहाँ हमको पता है कि भाई लीवर सारा काम कर रहा है तो हम दीपन पाचन चिकित्सा करेंगे, उसके साथ में जो और मेडिसिन चलानी है लॉन्ग टर्म तक चलाएंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो एलोपैथी वाले चूंकि बोल देते हैं कि इसकी कोई ट्रीटमेंट का लोड नहीं, तो पेशेंट एकदम मस्त हो जाता है। फिर वार्धक्य शोष की बात है, वही एजिंग की वजह से जो शोष हो रहा है, तो उसमें बुद्धि बल इंद्रियां सब दुर्बल हो जाती हैं। और आपने देखा होगा खास करके 80-85 के आसपास के जो पेशेंट आते हैं, मेरी एक पेशेंट थी 85 से ऊपर है मैम, अभी तो मोस्टली उनकी एज 80 की है, तो मैंने उनके साथ देखा है कि उनका वो लेवल नहीं रह गया है इंद्रियों का, उसमें भी टाइम लेते हैं रिस्पॉन्ड करने में। और डायबिटीज है 30 ईयर से मोस्ट वाली, मतलब 25, तो जब मेरे पास आई थी तभी मुझे बताया था, और एलोपैथिक पर है। बाद में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी तो एक बार मेरे साथ आई थी, तो मैंने नब्ज़ देखा तो मैं घबरा गई कि वो नब्ज़ बहुत तेज़ चल रही थी, और आई भी थी, मतलब उसका उन्होंने उस तरीके से ना डिस्प्ले किया मेरे सामने, बताया अपने व्याधि को। मुझे लगा भाई ये हो सकता है 2-4 दिन में चली जाए इस दुनिया से। 4-5 साल हो गए चिंता है, मतलब बढ़िया से। मेरा कहने का मतलब है कि नब्ज़ उस तरीके से चल रही थी। तो बहुत ओल्ड एज जब होती है, उस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उनको बृहद्वा चिंतामणि रस दिया, मुझे बहुत बढ़िया पसंद है। दूध का मैंने दिया क्योंकि मुझे और कंपनियों पर कम विश्वास है, खासकर औषधियों के केस में, तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आया था। तो मैं बोलती हूँ क्योंकि कार्डिक टॉनिक भी होता है, नर्वाइन टॉनिक भी होता है, तो अगर इस तरह की तकलीफ़ें होती हैं किसी भी पेशेंट को और उसकी पॉकेट फ्रेंडली है, क्योंकि 4,500 या 5,000 का 30 टैबलेट आता है, आप 10 टैबलेट वाला भी दे सकते हो। पहले मैं पेशेंट को दवाएं लिखती थी, वो बाहर से ही लेते थे, अभी मैं अपने पास से डिस्पेंस करने लगी हूँ।
तो करना क्या है कि उस टैबलेट को क्रश कर लीजिए, कि जो भी महंगी दवाएं होती हैं उसको पक्का क्रश कर लेना चाहिए। क्यों क्रश कर लेना चाहिए? जिनकी डाइजेस्टिव फायर बहुत स्लो होती है ना, बहुत लो होती है, तो उसमें क्या होता है, वो निकल जाती है पोटी के रास्ते, ऐसे कोई काम ही नहीं करती है। तो उसको पाउडर फॉर्म में बना लीजिए, जो अपने आयुर्वेद में कहते हैं कि मर्दन कर लेते हो तो दवाओं की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। और उसके बाद में फिर शहद मिलाकर चाटन करके ऊपर से दूध पी सकते हैं। ठीक है, तो उसका अनुपान है। तो इस तरीके से जब दवा को चलाया जाता है, और किसी भी दवा को चलाते हैं तो आपके पास में जो है बुक, उसको पढ़िए, आयुर्वेद सार संग्रह, उसमें हर दवा का कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट क्या है, ये सब चीज़ें जरूर याद रहना चाहिए। जैसे मैंने ये आपको बता दिया बृहत्वा चिंतामणि रस, क्योंकि मैं भी यूज़ करना शुरू करे थे। मेरे पास में एक वैद्य जी थे जो पेशेंट्स को ये बहुत चलाते थे, तो फिर मैंने भी चलाना शुरू किया, उनका देखा देखी। हालांकि अब मैं नहीं लिखती हूँ, वहाँ पर पॉकेट फ्रेंडली देखना पड़ता है पेशेंट का, तो अभी तो मैं बहुत सस्ती दवाएं लिखने की कोशिश करती हूँ, और पेशेंट को जब नहीं ठीक होता तब भले महंगी लिखूँ। मेरा कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर मैंने उनके हाथ में देखा था थोड़ा सा कंपन उम्पन रहता है। और भी जो ऊपर चले जाते हैं पेशेंट, और वाकई उनके अंदर उस तरह प्रॉब्लम, मतलब हालांकि मैंने 90 साल के भी लोगों को देखा है, तो वैसे तो पेशेंट नहीं मिले हैं, लेकिन इसमें है जैसे स्वर टूटे हुए कांसे के, मतलब एजिंग के साथ में क्या हुआ, शोष हुआ है। सिर्फ एजिंग की वाली बात नहीं है, एजिंग के साथ जब शोष हो जाता है तब इस तरह की चीज़ें आती हैं। और खांसेगा, उसमें बलगम उलगम नहीं निकलेगा, देह में एक भारीपन बना रहेगा, किसी भी कार्य को करने को उसका मन नहीं रहेगा, और मुख नासिका नेत्र साहो रहता रहेगा, एकदम बॉडी की कांति उनती एकदम, वैसे भी 90 की एज के आसपास अगर शोष हो जाए तो फिर सब कुछ हो ही जाता है, मतलब बिल्कुल डल सा डलनेस रहेगा, और मल जो है वो भी बहुत ड्राई रहेगा, रुक्ष रहेगा, ये सब सारी चीज़ें। अधोशोष जो है, अधोशोष मतलब जिसने बहुत ज़्यादा चलने की वजह से जो शोष होता है, तो अधोशोष में ऐसा हो जाएगा कि अंग प्रत्यंग सब शिथिल हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा चल गया तो मुंह पर कोई मतलब ग्लो नहीं रह जाएगा, एकदम बिल्कुल वैसा ऐसा रहेगा, और हस्तपात बिल्कुल थके हुए बेजान से पड़े रहेंगे, क्योंकि हद से ज़्यादा चला है, और ग्लोम गला और मुख सूखे रहेंगे। अब हम लोग आजकल की डेट में जर्नलिंग करते हैं तो हम लोग पैदल तो चलते नहीं, हम कहेंगे हम भी ट्रैवलिंग करते हैं। ट्रैवलिंग करना, हालांकि मैंने देखा, जो मेरा खुद का एग्जांपल है, मैं अपना देखती हूँ कि नॉर्मली जैसे मैं ट्रेन से जर्नी करूँ तो मुझे उतना एक्सर्शन नहीं होता, लेकिन किसी वजह से इमरजेंसी में जब भी बस से ट्रैवलिंग करती हूँ तो फिर मेरा चेहरा देखकर बताया जा सकता है उस वक्त कि हाँ भाई शोष हो गया है, बिल्कुल बेजान सा पड़ा रहता है। तो इस तरह की चीज़ें, क्यों मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, इस तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी, वरना कितना रट्टा मारोगे, हर चीज़ का रट्टा नहीं मारा जा सकता, या तो श्लोक का रट्टा मारो, ठीक है। तो अगर इससे चल लेते हो किसी वजह से, या आप लोग अथर्रा में हो तो आपको पता है चित्रकूट में लोग जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, और जब परिक्रमा गर्मियों के टाइम में करें, वो 5-7 किलोमीटर गहरी है, तो फिर उसके बाद पता चलता है, क्योंकि वहाँ तो नंगे पैर चलते हो ना, फिर थोड़ी सी शक्ल दिखती है कि भाई बिल्कुल थके बेजान से पड़े हैं, गला वला सूखा है। हालांकि हम लोग की आज की डेट में आदत है ना, बिस्लेरी की बोतल लिए रहते हैं, पानी पीते रहते हैं। अब पुराने टाइम में सब चीज़ें कम पॉसिबल रही होंगी, तो वहाँ से है। फिर व्यायाम जन शोष, बहुत ज़्यादा जो लोग व्यायाम करते हैं उसमें भी अधशोष के जैसे ही लक्षण पाए जाते हैं। फिर व्रणजन्य शोष जो होता है वो मतलब कि असाध्य होता है, और रक्त उसमें बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, उस तरीके से होता है, ठीक है। और उरा छत में कोई चोट चपेट लग गई, जैसे अत्यधिक व्यायाम करना, भार उठाना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वजन अपनी क्षमता से बहुत ऊपर उठाते हैं, तो उसमें भी अंदर से इंटरनल टीयर हो जाता है, मतलब अंदर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, अंदर कुछ खिंच सा जाता है। जैसे आज ही मैंने अभी एक पेशेंट देखा, तो वो 1 मंथ से उसको चेस्ट में पेन हो रहा था, और प्रॉब्लम की बात ये थी कि लेफ्ट साइड में पेन हो रहा था। बोलता 30-40 की एज है, बट मुझे 50 के नीचे नहीं लग रहा था, और लेबर क्लास था, और मतलब वो तोड़ने ताड़ने का काम जो बिल्डिंग का करते हैं, मेरे ऑफिस में कुछ काम हो रहा है। तो फिर एलोपैथी में गया होगा, उन्होंने पेन किलर दे दिया था, तो जब तक पेन किलर का असर रहता था दर्द कंप्लीट हो जाता था। फिर मैंने बीपी नापा तो डायस्टोलिक ज़्यादा था उसका, 140/100 था एक्चुअली। पल्स थोड़ी वो थी, नब्ज देखी तो उसमें पैल्पिटेशन ही दिख रहा था, नब्ज थोड़ी ख़राब भी थी, मतलब वो लग रही थी बीमारी पुरानी है। मैंने बोला तो है टेस्ट कराने को, देखो कराता है कि नहीं कराता है, फीस उसमें नहीं लेती हैं ऐसे पेशेंट से। तो मैंने बहुत सिंपल दवाएं उसको अभी दी हैं, दशमूला रिस्ट दिया है मिली, क्योंकि आपको पता है कि पेन में बहुत बढ़िया काम करती है, शोथर है बहुत बढ़िया है। साथ में मैंने उसको ऑयल दिया है मालिश करने के लिए कि लगाइएगा, मुझे बताइएगा। थोड़ा सा अभय रिस्ट दिया है, क्योंकि थोड़ा सा वो उसके साथ रेचक का काम करेगा तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। और मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ था फ्री का, अर्क दिमागी करके था, क्योंकि पेशेंट ने बोला कि मैं बहुत लेट सोता हूँ, 12-1 बजे सोता हूँ, और उठता सुबह 4-5 बजे ही है। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा रात में जल्दी 10 बजे सोइए, और खाने पीने में थोड़ा सा ख्याल रखिए, सही चीज़ें खाइए, फिर बताइए।
क्योंकि कोविड की बात क्या है, इस तरह के केसेस में कई बार हार्ट डिसीज होने के चांसेस हैं, और आजकल की डेट में लोग ऐसे ही निकल जाते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता। आंखें मैंने जब देखी तो जो उसकी शक्ल सूरत थी, और शक्ल से ऐसे लग रहा था जैसे जीर्ण शीर्ण है, मतलब शोष टाइप का लग रहा था, बट आंखों के नीचे पूरा पूरा रेड जमा हुआ पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको पूछा कि क्या आपका सर दर्द वगैरह होता है, तो मुझे लगता है कि पेशेंट को बीपी वगैरह की भी तकलीफ पहले से है। डायस्टोलिक हालांकि अभी ज़्यादा है, बट पहले से भी लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी आंखों में रेडनेस थी ना, वो अलग, मतलब नीचे वाला जो रीज़न था, एक एचबी ठीक होना और एक इस तरह का सिस्टम थोड़ा सा मुझे अलग सा लगा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब अपनी क्षमता से ऊपर कोई काम करता है, वजन वजन उठाता है, तो वहाँ से भी तकलीफ होती है। तो अत्यधिक व्यायाम करने, भार उठाने, अधिक व जोर, मतलब कुछ लोग बहुत जोर जोर बात करते हैं तो उससे भी होता है, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से भी होता है। कई बार देखा है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं, मतलब क्षमता से ऊपर, वो पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, अपने को तो नींद आ जाएगी। मतलब कुछ लोग के साथ होता है कि जैसे किसके केस में तो सुना था मैंने कि वो 3-3 दिन जाग जाता था लगातार, और कुछ लोग होते हैं हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक लगातार जाग करके पढ़ते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, इस तरह का। हालांकि अपने से तो नहीं हो सकता भाई, हम तो बेहोश होकर गिर जाएंगे अगर इतना दिन जगें तो। होते हैं कुछ लोग, तो वहाँ पर भी इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप देखो, अध्ययन तथा अध्यापन करने से ज़्यादा बहुत तेज़ी से, जो खासकर टीचिंग प्रोफेशन वाले भी आपको ऐसे मिलेंगे, जो शुरुआत में लड़के जाते थे और बहुत काम करते थे, उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती थी। तो वहाँ पर होता है कि उनको घृतपान करना चाहिए, चोट लग गया या विवाह या बच प्रदेश पर आघात पहुँचने की वजह से भी, तो उरह क्षतजनक शोष वगैरह इस तरीके से हो जाता है। और साथ में इसमें क्या हो जाता है कि बॉडी जो होती है धनुष की तरह मुड़ जाती है, और अगर इस तरह का व्रण वगैरह हुआ है, उसमें रक्त पुए कफ सब कुछ का निस्सरण हो रहा, तो समझ लो असाध्य है। खांसते समय वो मन हो जाएगा, पीत रक्त काला और स्राव निकलेगा, बच्चे प्रदेश में अत्यधिक जलन होगी, अत्यधिक दाह वेदना, सारा मूर्छित हो जाएगा, मुक्त तथा श्वास से दुर्गंध आती है। इसी बात से याद है, ये जो पेशेंट था ना मेरे केबिन में, जब बैठ कर गया, हालांकि 10-15 मिनट ही बैठा था, तो पता नहीं क्या केबिन में की स्मेल आ रही थी। जब वो बोल रहा था ना, उसके मुंह से भी मुझे स्मेल आ रही थी। बट क्या होता है ना कि कई बार हम सिविलाइज बनने के चक्कर में सामने वाले को नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि गवर्नमेंट हॉस्टल में जब हम लोग थे, आप लोग के इस ग्रुप के पेशेंट देखते थे, तो वहाँ पर सर कहते थे कि पेशेंट्स आते हैं, बदबू आती है। और मैंने गायनी में तो देखा है उस तरह की चीज़ें, मतलब खास करके लेबर रूम के वगैरह तो बदबू आती थी। नॉर्मल ओपीडी के अंदर बहुत रेयर कभी देखा कोई पेशेंट स्मेल आते हुए। हालांकि पीबी भी करते हैं तो उस तरह की फीलिंग आती है भाई, कभी कुछ पेशेंट्स के डिस्चार्ज बहुत स्मेलिंग होते हैं। बट ये पेशेंट बैठ कर गया मेरे केबिन से, तो मुझे काफ़ी टाइम तक उसकी स्मेल आती रही, मतलब आधे घंटे तक मैं परेशान रही। उसके बाद ये चीज़ हुई। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर पेशेंट से इस तरह की स्मेल आ रही है, तो ये सब अरिष्ट के लक्षण होते हैं। पेशेंट भले आज काम करने आया है, लेकिन उसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लगे, क्योंकि आप उठ करके बैठ कर कहीं से गए, और ऐसा नहीं था उसका कपड़ा गंदा था, आया था, मतलब पत्थर उत्थर तोड़ना था, कोई ऐसा काम भी नहीं था जिसमें इस तरीके से गंदगी हो। बट इस तरह की चीज़ें मिलती, तो जो यहाँ पर लिखा ना, मुख तथा उच्छ्वास में दुर्गंध आती, तो उस पेशेंट के साथ था। मुख उच्छ्वास में तो था ही, और जब उठ कर गया तो भी केबिन में स्मेल काफ़ी टाइम तक रही है। हालांकि उसके स्वर वगैरह ठीक थे, कुछ चीज़ें बोल रहा था तो मुझे लगा कि नहीं पढ़े लिखे हैं, शायद इस वजह से मुझे कुछ चीज़ें समझने में उसकी थोड़ी सी हो रही थी। जैसे यहाँ पर है, उसके मुख से निकलने वाले स्वर तथा वर्ण टूटे हुए से होते हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो ब्रोंकाइटिस वगैरह, ब्रोंकियल कार्सिनोमा, ट्यूमर्स, लंग एब्सेस, इन सब सारी चीज़ों में होता है। इस पेशेंट को मैंने पल्पेट इस वजह से नहीं किया था क्योंकि दिमाग में नहीं आया था, और नॉर्मली मेरी एक आदत है, मैं उदर परीक्षण करती हूँ, आयुर्वेदिक उदर परीक्षण, तो वो मैं खाली पेट करती हूँ। तो मैं देखती हूँ 1-2 दिन नहीं, तो अदरवाइज मैं इसको सुबह खाली पेट बुलाऊंगी, तब फिर मैं उधर परीक्षण करूंगी। क्योंकि फिर जब आप पलपेट करोगे, लंग्स से थोड़ा सा ऊपर जाओगे, तब उस वक्त वहाँ पर जो पेन होगा या टेंडरनेस होगी ना, तो पेशेंट बताएगा। तो ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, एक्सेस फिजिकल एग्जर्शन किया गया है, तो विसरल ट्रॉमा टू लंग्स एंड ब्रोंकाई, या एक्सेस क्वाइटिस किया गया है, तो उससे वजह से विसरल ट्रॉमा टू किडनीज होता है। तो इन सब से शोष और उपसर्ग होकर के क्षतोक्षीण होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये अभी आपका चैप्टर एक और आएगा, फिर ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ये सब मैंने आपको बता दिया है, वही चीज़ें बार बार हैं, तो थोड़ा सा अपने आप से भी पढ़ लेना, ठीक है। साध्यता असाध्यता में ये है कि शुरुआत वाले जो आपके हैं वो साध्य हैं, जैसे व्यवसाय शोष, व्यायाम शोष और अधोशोष जो है, ये सब साध्य हैं।
और शोक सोच जो होता है कष्ट साध्य होता है, क्योंकि मेंटल स्टेटस के जल्दी आप इंसान के नहीं कवर कर सकते हो अनटिल अनलेस उसकी प्रॉपर काउंसलिंग चलती रहे, प्रॉपर आपका मिद दवाएं देते रहो, शिरोधारा, शिरोभ्यंग, शिरोपीछू कराते रहो। जैसे शिरोपीछू भी आप कराते हो तो समझ लो हाफ आवर जब शिरोपीछू किया जाता है तब रिजल्ट आता है। अब ये कहो कि उठाकर एक शिरोपीछू बस रख लिया और वो नहीं है, तो पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ती है और उसको बहुत बिजी रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, जब तक वो बिजी रहते हैं ठीक है, थोड़े से खाली होते हैं बहुत कचरा सोचना शुरू करते हैं। और ऐसे लोग के अंदर तो एक डायलॉग बाजी अंदर चलती रहती है, इंटरनल डायलॉग जो शिवानी जी कहते हैं। तो ये सब होता है, जरा सोच से आप होता है, क्योंकि आप जरा को तो नहीं रोक सकते हो, लेकिन जरा की वजह से जो सोच हो रही कुछ कुछ दवाएं देकर रोक सकते हो, मतलब रसायन वसायन दोगे। व्रण शोष और उरक्षत जन्य शोष शुरुआत का है तो कष्ट साध्य है, और बाद में पता है या पे बाद में बिल्कुल लास्ट में जाकर कष्ट असाध्य हो जाता है, क्योंकि सिचुएशंस ही ऐसी उसकी फंसती हैं। ठीक है, तो ये राजक्षमा शोष और ओजः क्षय के वो हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मतलब कैसे कैसे करोगे। तो इसको राजक्षमा भी जब कर लेंगे, अभी आपने ओजः क्षय पढ़ लिया है, फिर तीनों को एक साथ करके तो फिर इसको उस वक्त बाद में करेंगे। आप देखो चिकित्सा इसमें जरूर कर लो, क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट में आता है, हमारे टाइम में तो शॉर्ट नोट में आता था, आप में मुझे नहीं पता है। विवाह शोष में क्या देना, दूध देना, कि कोई क्षीरम जीवनिया नाम हमारे यहाँ साफ साफ बोला गया है, तो पक्का सी बात है कि गाय का दूध देना होता है, और देसी गाय का दूध होता है वही क्षीरम जीवनिया नाम होता है। दूसरी बार जो आपका धारोष्ण दूध होता है वही अल्कलाइन होता है, जब आप उबाल लेते हो तो उसके बाद तो एसिडिक रह जाता है। तो आज की डेट में क्षीर जो है जीवनिया नाम नहीं रह गया। मांस रस देना है, पेशेंट को नॉनवेज खाने को नहीं बोलना है, इस बात का बहुत ख्याल रखिए। आयुर्वेद में बहुत रेयर जगह मांस लिखा है, मांस रस है मेजॉरिटी जगह। और जो भी कोई इंसान जिसकी पाचन क्षमता कमजोर होती है, या कोई भी इंसान बहुत कमजोर सा पड़ा हुआ है, ब्रिंगण भले करना, लेकिन हम ब्रिंगण करने के लिए भी आपको इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में दोगे तब तो। अब कहोगे बोटी सीधे चबाए तो थोड़ी थोड़ी ब्रिंगर करेगा, मांस रस देंगे आप, घृत देंगे, बहुत सारे प्लेन घृत भी दे सकते हो आप, सिद्ध घृत भी दे सकते हो, जो भी बल्ले औषधियाँ उनसे साधित करके दे दीजिए। अभी देखो सुगंध में पुष्प इत्र दे रखा है, क्यों दे रखा है, उससे बंदे का मूड वगैरह ठीक रहेगा। और जीवनी द्रव्यों का सेवन कराए तो जीवनी द्रव्य में बहुत सारे आपके हैं, लेकिन हम एक हमारी एसटी मधु जी जीवनी है, तो एसटी मधु घृत भी आप दे सकते हो पेशेंट को, नहीं तो एसटी मधु पाउडर भी दे सकते हो। और व्यायाम शोष वगैरह में क्या करना है कि ज़्यादा व्यायाम किया तो स्निग्ध श्लेष्मवर्धक देना है। छत क्षय में जो हितकर शीतल जीवनित पदार्थ है यहाँ पर भी वही है। व्रण शोष में भी सारी चीज़ें वही है, पर दीपन और लघुवन का सेवन है। सुश्रुत में इसी बात से मुझे याद आया, बता दे रहे हैं, सुश्रुत में आया कि जैसे दुष्ट व्रण अगर है तो दुष्ट व्रण में कम से कम 3 दिन का लंघन कराना चाहिए, उपवास। उन्होंने एकदम एकदम प्लेन प्लेन लिखा हुआ है अच्छे से, तो उपवास करा देते हो तो दुष्ट व्रण के केस में पेशेंट में रिकवरी बहुत फास्ट होती है, इस बात को याद रखिएगा। शोक शोष है तो ये सारी चीज़ों तो सेवन कराओगे, उसके अलावा उसको आश्वासन दोगे, उसको प्रसन्न रखने का जुगाड़ करोगे, सारी चीज़ें वही है, स्निग्ध मधुर शीतल भोजन दुग्ध सेवन। जरा शोष है तो जरा शोष में भाई जरा जो है वातवर्धक, वात का वर्धन हुआ तो वर्षामक चिकित्सा करेंगे, दीपन पाचन लघु और ब्रिंगण पदार्थ देंगे, क्षीर या मांसरस दे देंगे जो पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी है, और बल्य तलों का अभ्यंग कराएंगे। क्यों, जब आप अभ्यंग कराओगे तो अभ्यंग पता है स्नेहन होगा तो वात शामक होता है, और थोड़ा सा इसको उष्ण करके कराएंगे तो स्वेदन भी होगा, तो हर तरीके से वात का शमन होगा, तो वहाँ पर लोकल सर्कुलेशन भी बहुत चेंज होगा, तो इस वजह से भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर अधशोष की बात करो तो बहुत लंबा फिरा चला फिरा है, तो बंदे को बैठाओगे भाई, दिवा स्वाप भी कराओगे, क्योंकि बहुत थक कर आया हुआ बेजान सा पड़ा, थोड़ी उठा करके काम धाम कराएंगे, तो उसका दिवा स्वाप भी करा सकते हैं, बैठे या लेट कर आराम करवा सकते हैं। उसको यूष का सेवन कराइए, अभ्यंग कराइए। जब कोई इंसान, पुराने ज़माने में याद है ना, लोग ट्रैवलिंग करके आते थे, हालांकि अब तो गाड़ियां हो गई तो मुझे नहीं पता है, पुराने टाइम में देखोगे हमारी मम्मी लोगों के टाइम में, मतलब जब हमारी मम्मी लोग बहुएं रही होंगी तब होता था, जब कोई आता था कहीं से तो लोग मतलब परात में या बर्तन में पानी लेकर आते थे, उसका पैर धोते थे, और पैर धोने के अलावा पैर को अच्छे से मसाज करके धोते थे, मतलब बहुत हालांकि रॉयल फीलिंग आती है, बट उस ज़माने में इस तरह की कल्चर होता था, खास करके बहुएं इस तरीके से करती थी। मैंने आज तक नहीं किया है फ्रेंकली मैं बताऊँ, लेकिन मैंने अपनी मम्मी लोग को देखा, या मेरी मदर इन लॉ वगैरह करती थी, हमारे टाइम तक तो एटलीस्ट एक कल्चर चली गई थी, बट उस कल्चर का ये कि हम लोग अपने सिस्टम में ये चीज़ रख सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं, एंड दैट शुड बी चार्जेबल, है ना।
तो इसमें क्या है कि मधुर शीतल ब्रिंगण भोजन देना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा ठगा है। विशेषता मांस रस देना चाहिए। अब होकर सामने वाला, कई सारे लोग पढ़कर सोचेगा भाई मांस नहीं खाता पेशेंट, देने यूश दीजिए ना, यूश में आप घी डालकर दीजिए, आपके पास ऑप्शन है। चरक जी ने सबको रखा, कंसिडर किया, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं कंसिडर किया है। मैं चरक इसलिए कर रही हूँ कि मुझे चिकित्सा में चरक जी वाकई अच्छे लगते हैं, या चरक दिमाग में जाता रहता है, या चरक मैंने ज़्यादा इसलिए भी पढ़ी कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में भी थी और बार बार पढ़ा होगा, तो इसलिए चरक ही ज़्यादा दिमाग में आता है, और कोई बात नहीं है। तो जितने इसमें हेतु हैं उन सारे का परिवर्जन करना बहुत आसान है। तो परिवर्जनीय है तो हेतुओं का निदान का परिवर्जन जरूर कराइएगा, ठीक है। दूसरी बात है संशोधन निषेध है। मेजॉरिटी में संशोधन निषेध है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्रोतोवरोध है, बहुत ज़्यादा मल संचय की प्रवृत्ति है, तो वहाँ पर सरल संशोधन कराएंगे। और अभ्यंग आदि बाह्य परमार्जन तो कराना ही है, ब्रिंगण कर्म या अपना बस्ती, या मैं तो सिंपल बोलती हूँ बल्ले तेलों से बैठ करके मात्रा बस्ती दो। जैसे अभी जो मेरा पेशेंट है उसको मैं क्षीरबला से और बलाश्वगंधादि, हालांकि अभी मैंने बलाश्वगंधादि से दिया था और आगे मैं फर्दर प्लान कर रही हूँ उसको क्षीरबला 151 तेल से मात्रा बस्ती दूंगी। तो उसका नस नाभि पूर्ण ये सारी चीज़ें चल रहा है, और बाद में मैं उसके लिए शिरोभ्यंग वगैरह का भी, मतलब शिरोभ्यंग करे शिरोधारा प्लान कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है गृहिणी की डिसीज में मेंटल चिकित्सा की जाती है, तो शिरोधारा वगैरह बहुत बढ़िया काम करती है। आपको अगर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी अच्छी नहीं लगती है, या आपको लगता है भाई नहीं मैं अपने सेंटर पर इतनी चीज़ें मैनेज कर पाऊंगा, तो तक्र का शिरोधारा करा दो, है ना, वो तो बहुत सस्ता पड़ेगा। फिर चूंकि उस पेशेंट को कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर तक्र के साथ में आंवला वगैरह हमें मिक्स करके रखना पड़ेगा, है ना। तो दही जमाते थी उसमें आंवला वाला डाल दिया, या तो सिंपल सा है कि दही बना लिया है उसमें आंवला पाउडर डाल करके तक्र बना दो, खत्म सी बात है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारे तरीके सोच सकते हो। जैसे किचन में खाना बनाते हो तो ना अपना दिमाग चलाते हो, ऐसे ही जब आप पंचकर्म करने लगते हो तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों में अपना दिमाग चलाता है बंदा, क्योंकि वैसे भी सर में जा रहा, कोई अंदर तो कोई चीज़ जा नहीं रही है, तो बड़े आराम से हो जाएगा। संसमन चिकित्सा मेजॉरिटी की जाती है, और पर्याप्त विश्राम तो कराएंगे ही आप। अरोचक की स्थिति में भोजनाग्रे सदा प्रथम लवण अदरक भक्षणम, जो आपको बताया ही हुआ कि शुरुआत में लवण और अदरक का भक्षण करना चाहिए। अब ये कहोगे कि मान लो कोई पेशेंट ऐसा है जो मैम हाई बीपी का पेशेंट है, उसको नहीं करा सकते हैं, सेंधो सॉल्ट आप थोड़ा सा दे सकते हो, अदरक हल्की सी दे सकते हैं, लघु आहार दीजिए, आप उसको यूश कल्पना दीजिए, उसको मंड कल्पना दीजिए, इस तरह की सारी चीज़ें कर सकते हैं। एलोपैथिक माइंड से मत ट्रीट करिए, और पेशेंट के अंदर के भी एलोपैथिक माइंडसेट को हटाइए, क्योंकि हमारी जितनी दीपन पाचन दवाएं हैं उन सब में अधिकतर लवण पड़े हैं, किसी न किसी अमाउंट में पड़े हैं। लेकिन हमारा ही खुद माइंडसेट ऐसा, मैं क्यों आपको बता रही हूँ कि मेरा खुद का भी माइंडसेट ऐसा था। मैं आयुर्वेद सार संग्रह में किताबें में पढ़ती थी सारे दीपन पाचन योग, और जहाँ सॉल्ट आता था या जहाँ पर जितना ज़्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन आती थी मैं तुरंत हटा देती थी कि हाई बीपी के पेशेंट को नहीं देना है। बट जब मैं एडीएफ से जुड़ी तब जाकर के मेरे बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए, क्योंकि और सारे पुराने वैद्यों से मैं पूछती थी, तो हमारे आयुर्वेद फ्रेटर्निटी में ये प्रॉब्लम है, वो नहीं बताते हैं कि कोई चीज़ क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, या क्या करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप पढ़िए कि लवण आपका क्या क्या काम करता है। अगर आप उसको गुण धर्म याद रखेंगे, और यही वजह होती है सेकंड प्रॉप में द्रव्य गुण पढ़ाया जाता है। हमारे टाइम में प्रोफेशनल थे, हमें वही याद रहता है। तो द्रव्य गुण आप इसीलिए पढ़ते हो कि किस चीज़ की क्या प्रॉपर्टी हम क्यों चला रहे हैं। तो आज की डेट में मुझे ये पता है कि मैं इस मरीज को ये दवा दूंगी तो उसके पीछे की वजह क्या है। अब जैसे इसी मरीज को मैंने दिया तो दशमूल जो होता है आपका शोथर भी होता है, पेन किलर भी होता है, बहुत बढ़िया काम करता है, और एज ए पेन किलर मैंने बहुत सारी जगह यूज़ किया है। उस वक्त मैं बहुत बड़ा अमाउंट देती हूँ, हालांकि मैंने इसको 80 ml ही चलाया, क्योंकि इसकी ये डोज होती है, आप 150 ml तक भी पेशेंट को दे सकते हो आँख मूंद करके, ठीक है। मैंने आप लोग को कई बार बताया है, मैंने खुद अपने ऊपर भी 200 ml भी लेकर देखा, थोड़ा सा नॉजिया टाइप की फीलिंग होती है और कुछ नहीं होता है। मतलब आपको माइंड से थोड़ा सा अवरसत्व तो नहीं होना चाहिए, अवरसत्व तो रहेगा ना तो फिर वही 20 ml वाले डोज और खाना खाने के बाद वाले हिसाब में भटके रहोगे। अगर अपान दुष्टि है तो अपान काल में ही देना है। फिर ब्रिंगण कर कराइए, तो ब्रिंगण क्रम के लिए आपको ब्रिंगणी घृतों का सेवन है, चंदनबला लाक्षादि तेल है, चंदन तेल है, चंदनादि तेल है, 10 मूल तेल, प्रसारणी तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जीवनी घृत, बलाघृत, जीवंती आदि घृत दे सकते हैं। इन सारे तेलों से अभ्यंग करा सकते हो, अवगाहन करा सकते हो, उत्साधन करा सकते हो, और मैं तो कहती हूँ भाई मात्रा बस्ती दे दो, सबसे बढ़िया, खत्म बात। एकल औषधि में आपके पास जीवंती है, बला है, शतावरी है, यष्टि मधु है, अश्वगंधा है, पुनर्नवा मूल, बिदारी कंद, रासनाक, कुष्मांड। तो कुष्मांड में कुष्मांड घृत भी बना सकते हो, कुष्मांड अकेले भी खाने दे सकते हो, ठीक है। और शतावरी उतावरी का घृत ही सिद्ध करके दे दो, यष्टि मधु वगैरह, अश्वगंधा, पुनर्नवा, ये सब सारी चीज़ें ऐसे दे सकते हो। अश्वगंधा अकेले खाना मुश्किल होता है तो उसका घृत फॉर्मेट में दे दो, पेशेंट को बोल दो कि निकल जाए दूध के साथ में,
ठीक है। पुनर्नवा भी बहुत बढ़िया काम करती है। अभी कल ही मैं उसका सुन रही थी वैप वालों का, तो वहाँ पर उन्होंने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ कुछ चीज़ें यूज़ करूँगी उनकी, और यूज़ करके फिर आप लोग से भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी। उसके बाद है एक पे छूट गया क्या, कहीं कुछ हो गया, नहीं सारा हो गया। फिर औषधि योग में इन्होंने पिपली घृत दे रखा है, रासना घृत है, छागलादि घृत है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको छागलादि घृत दे सकते हो, या जा पंचक घृत दे सकते हो, मांस घृत दे सकते हो, अमृतप्रास घृत, खरजूरार्थ घृत आप वेजिटेरियन पेशेंट को दे सकते हो, पिपली घृत दे सकते हो। आसोरिष्ट में द्राक्षारिष्ट, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, मृदिकारिष्ट। और मैं बलारिष्ट तो नहीं, द्राक्षारिष्ट, अश्वगंधा और मृदिका ये सब तो यूज़ करती ही हूँ, क्योंकि अश्वगंधारिष्ट का बहुत बढ़िया ये भी आता है कि मसल को भी अच्छे से स्ट्रेंथन करता है, नींद बहुत बढ़िया आती है, तो पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं। क्षीर पाक में जीवनी क्षीर पाक, बलादी क्षीर दे सकते हो, नहीं तो एसटी मधु सिद्ध क्षीर दे दो, वो भी आपका, क्योंकि जीवनी द्रव्य का बहुत बढ़िया काम करेगा। अवलेह में च्यवनप्राश है, गुड़ुच्य आदि मोदक है, खरजुराले है, ये सब दे सकते हो। ये आपका स्वामला जो आता है वो भी बढ़िया होता है। और ये आपके गुलकंद वगैरह भी दे सकते हो, वो सब भी बहुत बढ़िया होते हैं। रसौषध में मुक्ता पंचामृत, चंद्रप्रभावटी, ये मैं 2 ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ। शिलाजतु आदि लो, मृगांक रस भी दे सकते हो। कुछ लोग शिलाजतु को काफ़ी यूज़ करते हैं, मैं नहीं यूज़ करती हूँ शिलाजतु। मुझे थोड़ा सा रहता है कि पता नहीं क्या सही तरीके से बना है कि नहीं, क्वालिटी सही है कि नहीं है, वो कुछ कुछ दिमाग में पड़ी रहती हैं। और जो इसमें पथ्य हैं, वही सब में जो पथ्य थे वो ये यहाँ पर भी हैं। मक्खन दे सकते हो। मक्खन से आपको एक बात मैं बहुत अच्छी सी बताऊं, मक्खन जो फ्रेश निकाला जाता है, जैसे फ्रेश दही जमी है और फ्रेश दही को मथा आपने, और मथने के बाद में, मतलब पेशेंट को ऐसे ही खिलाइएगा, सो मैं बता रही हूँ। तो मक्खन निकालने के बाद में तुरंत तुरंत जो निकाला हुआ है ना, तुरंत तुरंत का, वो उस मक्खन को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव फायर की ज़रूरत नहीं होती, और उसमें थोड़ा सा मिश्रित मतलब खाइए, मतलब खिलाइए पेशेंट को। देखो हमारे कृष्ण भगवान जी माखन मिश्री खाते तो उसके पीछे वजह होती थी। अब वो अमूल का बटर नहीं होता था, अमूल का बटर तो बहुत भारी होता है, उसको खाने की मैं बात नहीं करती हूँ। नॉर्मल जो दही को बिलोड़ते हैं, दही को मतलब मथते हैं, तो उससे जो मक्खन निकला वो तुरंत तुरंत फ्रेश का। और अगर आप मान लीजिए मक्खन बनाते हो तो 2 ही 3 दिन में ख़राब हो जाता है, फ्रिज में रखते हो, तो वो क्या करो, जब उसको खाना है तो उसका अमाउंट थोड़ा सा कम करिए, ठीक है। तो वो उतना बढ़िया नहीं हो रह जाता है, मतलब अग्नि से थोड़ा सा मंद हो जाता है, पर यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। मार्केट के घी से दैट इज़ मच मोर बेटर। अभी हमारे घर में होता है, लेकिन उसका घी बना लिया जाता है, तो मैं लोगों को बोलने वाली थी कि आप इस तरीके से दे सकते हो। फ्लेवर वाइज का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बचपन से घी दूध खाने से थोड़ा सा बचती थी, खास करके घी वगैरह, दिमाग में वही लेडीज़ वाला पंगा, मोटे ना हो जाए उस चक्कर में। तो आप पेशेंट्स को अपने करा सकते हो, जो लोग भी लीन थीन हैं उन सारे के ले लें। फिर गोघृत है, वारुणी है, अनार है, अंगूर है, सब सारे फ्रूट्स वगैरह अच्छे से दे सकते हो। सेब, पपीता, मौसमी, केला, पिंड, खजूर, मुनक्का, अंजीर, काजू, अखरोट, बादाम, चिरौंजी, सारी चीज़ें पत्ते हैं। तो यहाँ पर कहीं कुछ हो नहीं है, शाली चावल, गेहूँ, जौ, मूंग, अरहर, मसूर, चना, सारा है, और ये सब दुनिया भर के मांस उंस हैं, वो सब सारी, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ये चीज़ बोला कि मांस से ज़्यादा प्रंगणी कोई होता नहीं, तो इसलिए मांस का मतलब मांस रस देना है, ठीक है। फिर अपथ्य में देखोगे रुच्छन्न पान होगा, विरुद्ध भोजन, विदाही पदार्थ, करेला, करेला देखो नहीं खाना है। कुंदरू है, अम्ल तिक्त कषाय तथा कठोर रस वाले पदार्थ, तैल, हिंगू बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना है। सभी प्रकार के क्षारयुक्त पदार्थ सब त्याज्य हैं। उसके अलावा शोक, क्रोध, चिंता, वेग, विधारण, श्रमाधिक्य, स्वेदन, प्रजागरण, दिवास्वप, साहस, कर्म, इन सब का वो करोगे, परित्याग करोगे। अब चिकित्सा व्यवस्था पत्र अगर आपको लिखना है तो निदान परिवर्जन और अनुषंगी रोग जो भी उसके साथ डिसीज रहेंगे, सिम्टोमेटिक, उनका ट्रीटमेंट करते रहेंगे। पोषण का आहार देंगे, ब्रिंगण कर्म करेंगे, पर्याप्त रेस्ट पेशेंट को बोलेंगे। चित्रकादि बटी दे सकते हो, आप 2-2 बटी भोजन से पहले चूसने के लिए दे दीजिए, या हिंगोष्टक चूर्ण दीजिए। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला कि मैं तो हिंगोष्टक यूज़ करती हूँ 3 ग्राम के डोज में, अपान काल मतलब जस्ट बिफोर मील विद द घी देती हूँ। द्राक्षारिष्ट आप दे सकते हो, इन्होंने भोजनेतर चलाया है, मैं अकॉर्डिंग टू सिस्टम ही चलाती हूँ, तो अधिकतर अपान काल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपान दुष्टि लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। च्यवनप्राश सुबह शाम 1-1 चम्मच दे सकते हो। च्यवनप्राश के साथ शर्त यह है, पेशेंट की अग्नि अगर मंद है, फिर च्यवनप्राश कुछ खास काम नहीं करता, तो थोड़ा सा अग्नि बढ़ा करके इस्तेमाल दीजिए। भर्जित हरित की चूर्ण रात में दे दो, 1 या 2 चम्मच उष्ण दूध के साथ, क्यों, ये अनुलोमन कर देगी। उसके अलावा प्रवाल, पंचामृत, बसंत कुसुमाकर, श्रृंग भस्म दे दो, क्योंकि लग रहा है उरच्छत वगैरह की तकलीफ है। जैसे मेरा पेशेंट था, इसको मैं श्रृंग भस्म दे सकती थी, बट मेरे पास था नहीं, तो सो मैंने नहीं दिया। मैंने ऐसे एक दवा दी है, देखते हैं क्या उसका कितना असर आता है। कि कोई अगर साइकोलॉजिकल होगा तो अर्क दिमागी से फ़र्क पड़ जाएगा, अदरवाइज 1-2 दिन में मैंने बोला कि आई विल चेंज दैट मेडिसिन।
ब्राह्मी वटी दे सकते हो, स्ट्रेस के हेतु ज़्यादा है तो मैंने आपको पहले बताया अगर पेशेंट बहुत हाइपर वाला कंडीशन है तो आप ब्राह्मी दीजिए। अगर पेशेंट बहुत लो है, हमें उसको थोड़ा सा उठाना है तो फिर हम वचा के कॉम्बो वगैरह देते हैं। महामास्तैल है, चंदनबला, लाक्षादी है, क्षीरबला है, इस तरह के बहुत सारे तेल हैं, उनका आप अभ्यंग करवा सकते हो जो बल्ले वाले तेल हैं। और यापना बस्ती दे सकते हो, या आप सिंपल सी बात है मात्रा बस्ती दे सकते हो बल्ले तेलों से, तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, चलो अब बताओ किसी की कोई क्वेरी। हाँ जी बच्चा पार्टी, एनी क्वेश्चन? सब सो गए? नो चलिए नो मैम।